RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 11 के परमाणु संरचना चैप्टर में हमने आप लोगों को अभी तक NCERT बुक के 30 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभ्यास के प्रश्न आपके सामने वो प्रस्तुत कर दिए हैं। अब आज की वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हैं, तो आइए लेकर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 2.31 में किसी परमाणु में निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। दो खंड दिए हैं क और ख। क में n बराबर 4 और ms यानी चक्रण क्वांटम संख्या का मान -1/2 दिया हुआ है, जबकि खंड ख में n बराबर 3 और l यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या बराबर 0 दी गई है। तो इन दोनों कक्षकों में कुल इलेक्ट्रॉन इन क्वांटम संख्याओं वाले कितने होंगे, यह मान ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन में आपको देखिए दो खंड दिए हुए हैं, जिसके क खंड में कहा है कि यदि n बराबर 4 हो और m बराबर s वाला जो हो -1/2 हो, तो इसमें आपको कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी निम्नलिखित क्वांटम संख्या वाले कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब इसमें से एक बात देखनी है, यदि हम n बराबर 4 को लेकर चलें, तो यदि n बराबर 4 तो कुल इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो सकते हैं, 2n² के अनुसार देख लेंगे। यहाँ पर 4 चौक 16 दूनी 32, यानी अगर हम देखें तो n बराबर 4 में कुल इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 32। लेकिन n बराबर अगर 4 के लिए लेकर चलें तो उसमें l का मान आपका 0, 1, 2 और 3 हो सकता है। देखिए इसमें आपका केवल s उपकोष जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये p इसमें 6, ये आपका d इसमें आपके 10 और ये f यानी इसमें आपका 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके टोटल जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 32 हो जाती है, क्योंकि इसमें L के अनुसार फिर M का मान देखना पड़ता है। M में आपके एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें एक का मान तो होता है +1/2 और एक इलेक्ट्रॉन का होता है -1/2, यानी यहाँ पर जो 32 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 16 जोड़ों में उपस्थित होंगे। 16 जोड़े, भाई एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक दक्षिणावर्त और एक वामावर्त। दक्षिणावर्त का मान जो होता है चक्रण क्वांटम संख्या का +1/2 माना जाता है और वामावर्त वाले के लिए -1/2। तो कुल इलेक्ट्रॉन हुए 32, इसलिए n बराबर 4 में -1/2 चक्रण क्वांटम संख्या वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो आपकी हो जाएगी 16। बाकी जो 16 इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके +½ जो चक्रण क्वांटम संख्या है उसके इलेक्ट्रॉनों का मान होगा। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें दिया हुआ है कि n बराबर 3 हो और l बराबर आपका 0 हो। तो l का मतलब क्या है, ये आपको द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान दिया हुआ है, क्वांटम संख्या जो कि आपकी s उपकोष के लिए होती है। L का जो मान 0 है वो आपका S उपकोष के लिए होता है। अब यहाँ पर देखिए तीसरी कक्षा में एक S होगा, एक P होगा, एक D होगा और एक F होता है या नहीं होता, ये नहीं होता। आप लोगों को पहले अनेक वीडियो में बताया गया है कि पहली कक्षा में केवल S, दूसरी में S और P, तीसरी में SPD, चौथी और अन्य सभी में SPD और F उपकोष होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चूंकि जो तीसरी कक्षा में केवल एक S उपकोष होता है जिसके लिए L का मान आपका 0 होगा, इसलिए L बराबर 0 के लिए कुल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर लेकर चलें तो वो हो जाएंगे 2, क्योंकि S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। अगर बाई चांस यहाँ पर L बराबर 1 दे देता, L बराबर यहाँ 0 दिया है, यहाँ पर L बराबर 1 दे देता, n बराबर 3 ही रहता, तो उसमें आपका P उपकोष आ जाता और P में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, तो उस 6 के लिए आपके कुल इलेक्ट्रॉन 6 हो जाते। चलिए यहाँ पर इसी क्वेश्चन में मैं एक बात और जोड़ रहा हूं, आपकी n बराबर 3, L बराबर 1 ले लिया और फिर उसके बाद कह रहा है कि जो चक्रण क्वांटम संख्या है उसका मान -1/2, तो 3L का मतलब है 3P। अब 3P हमारा 3 प्रकार का होता है, P आपका यहाँ पे 3 प्रकार का, 1, 2, 3, 4
5 और 6, जिसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी। इसमें 3 तो दक्षिणावर्त और 3 वामावर्त होंगे। तो यहाँ पर n बराबर 3, l बराबर 1, s बराबर -1/2 के लिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो जाएगी। ये क्वेश्चन जो पार्ट आपका मैंने लास्ट वाला बताया है, ये अपनी तरफ से कुछ अतिरिक्त आपको बता दिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.32 में यह दर्शाइए कि हाइड्रोजन परमाणु की बोर कक्षा की परिधि उस कक्षा में गतिमान इलेक्ट्रॉन की द ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का पूर्ण गुणक होती है। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 32 आपको थ्योरी में भी बता दिया गया है, थ्योरी में भी आपको समझाया गया है। इसमें पूछा क्या गया है कि जो हाइड्रोजन की बोहर कक्षा है वो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का पूर्ण गुणज होती है। ये आपको सिद्ध करना है। आपको याद हो तो थ्योरी में हमने जो ये 32वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये बताया था कि नाभिक के ओर चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो उन्हीं कक्ष या कक्षाओं में चक्कर काटते हैं जो कि उनका जो तरंगदैर्ध्य है उसका पूर्ण गुणज होती हो। यानी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ पर गति करता रहता हो, लेकिन अगर ये यहाँ पर आउट ऑफ फेज होती है, इसको इन फेज बोला जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण है वो कला में बोले जाते हैं, समान कला में, जबकि विपरीत कला में या असमान कला में कुछ इस प्रकार से वो इलेक्ट्रॉन की जो तरंग होगी वो इस प्रकार से चक्कर लगाती है कि यहाँ पर ये इस तरंग को कट कर देती है। ये अगला जो चक्रण होगा वो कुछ अन्य स्थान पर होगा, पहले स्थान पर नहीं होगा। ये आउट ऑफ फेज बोली जाती है। तो अगर आप लोगों को याद आया हो तो हमने ये थ्योरी में आपको पढ़ा दिया था, इन फेज आउट ऑफ फेज। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो बार बार एक ही पथ पर कंपन करेगा, एक ही पथ पर गति करता रहेगा और इलेक्ट्रॉन इसी कारण इस ऊर्जा स्तर में स्थायी रहता है। लेकिन अगर उसका ऊर्जा स्तर स्थायी नहीं है तो वो कक्षा को छोड़ सकता है इस अवस्था में। अब यहाँ पर हमें आपस में संबंध स्थापित करना है द ब्रोगली समीकरण और बोहर के नियम में। तो आपको एक बोहर का नियम जो बताया गया था, बोहर के नियम के अनुसार कहा गया था कि चक्कर लगाते हुए किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी mvr वो सदैव h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यानी mvr = nh/2π। अगर ये आप लोग याद आ गया तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं आया है तो आप बोहर का नियम देख लें। जो बोहर का मॉडल हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है उसकी वीडियो अवश्य देख लें। इसी के साथ साथ अगर हम द ब्रोगली समीकरण को देखें तो द ब्रोगली समीकरण आपकी क्या थी, उसमें हमारा आया था लैम्डा = h/mv के रेस्पेक्ट में यहाँ पर आया था। इस mv की गुणा अगर हम इधर कर लें तो ये हो जाएगा mv लैम्डा = h। ये हमारी समीकरण नंबर 1, ये हमारी समीकरण नंबर 2। तो अगर हम समीकरण 1 को भाग दे दें समीकरण नंबर 2 से तो ये क्या हो जाएगा mvr/mv लैम्डा = nh/2π और उसके अपोन में ये h और कर दें तो देखना h से तो h कैंसिल, mv से mv कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ बच गया आपका r/लैम्डा = h/2π, जिसको लिखा जा सकता है क्रॉस गुणा करने के बाद n लैम्डा = 2πr के। और 2πr क्या होती है, 2πr होती है परिधि। यानी इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उसकी परिधि सदैव तरंगदैर्ध्य लैम्डा का पूर्ण गुणज होती है, तरंगदैर्ध्य का पूर्ण गुणज। और ये तरंगदैर्ध्य आपकी द ब्रोगली तरंगदैर्ध्य भी बोली जाती है, इसका पूर्ण गुणांक होता है। यही आपको सिद्ध करना था। अब पूर्ण गुणांक से तात्पर्य क्या है, एक बार आप इस चित्र से देख लीजिए। जैसे देखो यहाँ पर तरंगदैर्ध्य क्या होती है, दो तरंग या दो गर्तों के बीच की दूरी, ये तरंगदैर्ध्य 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर सपोज कर लीजिए ये 6 तरंगदैर्ध्य आकर इस पूरी वृत्तीय कक्षा का निर्माण करती हैं। लेकिन इसमें देखिए ये तरंगदैर्ध्य पूरी नहीं बनती, यहां से यहां तक बैठेगा एक तरंग तो, या फिर हम देख सकते हैं यहां से यहां तक इस पॉइंट तक बैठता है, ये पॉइंट बीच में अब की तरंगदैर्ध्य का परिवर्तन हो गया। तो इस आधार पर कह सकते हैं ये पूर्ण गुणज को प्रदर्शित नहीं करता, जबकि ये फिगर पूर्ण गुणज को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से द ब्रोगली समीकरण, द ब्रोगली तरंगदैर्ध्य बोहर की कक्षा को पूर्ण रूप से वेरीफाई करती है, सिद्ध करती है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 2.33 यानी 33 में हीलियम स्पेक्ट्रम के n बराबर 4 से n बराबर 2 बामर संक्रमण से प्राप्त तरंगदैर्घ्य के बराबर वाला संक्रमण हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा। यानी अगर हम हीलियम में देखें तो इलेक्ट्रॉन कक्षा 4 से कक्षा 2 में आता है, तो उसी तरंगदैर्घ्य के लिए हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन किस कक्षा से किस कक्षा में जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। इसे हम दो प्रकार से लेकर चल सकते हैं। पहले मैं आपको प्रथम विधि इसकी बताता हूं। देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा है, प्रथम विधि में लिख लेंगे हम कि बामर संक्रमण होता है। बामर संक्रमण में इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से दूसरी कक्षा में आता है, तो दूसरी कक्षा के लिए हमने n1 बराबर 2 रख लिया और n2 यहां पर आपका 4 दिया हुआ है। यानी इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से दूसरी कक्षा में आता है। तो पहले हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए ही लैम्ब्डा का मान निकाल लें, ऊर्जा का मान निकाल लें। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र देखें तो वो आता है आपका -2.178 गुणा 10 की घात -18 Z² अपॉन n²। ये आपका जूल प्रति परमाणु के रूप में आता है। या तो आप इस सूत्र को लेकर चल सकते हैं, या हम इसी प्रकार से एक सूत्र ले लें En इक्वल टू -13.6 बटे n² इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप इन दोनों सूत्र में से किसी भी सूत्र का प्रयोग इस क्वेश्चन को करने के लिए कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको इस En -2.178 वाले -2.178 गुणा 10 की घात -18 बटे n² Z² वाले सूत्र से इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। अब यहां पर हम सबसे पहले n बराबर रख लेते हैं 4 और n बराबर रख लेते हैं 2। तो यहां पर जो हमारा डेल्टा E की वैल्यू हम निकालेंगे, ऊर्जा परिवर्तन, वो इलेक्ट्रॉन जो आपका चौथी कक्षा से दूसरी कक्षा में आ रहा है उनकी ऊर्जा अंतर के बराबर होगा। तो यहां डायरेक्ट फॉर्मूले में मैं इनको रख रहा हूं -2.178 गुणा 10 की घात -18, तो कॉमन आ जाएगा आपका जब हम इसमें से 4 में से 2 को घटाएंगे। और जो हीलियम है, हीलियम परमाणु के लिए आपका Z बराबर कितना होता है 2, तो Z² यानी 2 दूनी 4 भी आपका कॉमन आ जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो 1/n1² यानी 1/4, n1 आपका 2 है, ये आपका 2 है, तो 1/4 माइनस 1/16 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां पर हमने डेल्टा E का मान निकाल लिया, जो कि लगभग अगर हम इसको कैलकुलेट करें, जैसे यहां पर लघुत्तम आ जाएगा 16, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 1.633 गुणा 10 की घात -18 जूल प्रति परमाणु आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कीजिए। पहले यहाँ पे लघुत्तम लीजिए 16, 4 चौक 16, 4 माइनस 1 यानी 3 बटे आपका 16 हो जाएगा गुणा 4, और ये राशि गुणा वगैरह कर लेना। अब इसके बाद हमें इस तरंगदैर्घ्य के लिए, हमें इस ऊर्जा के लिए डेल्टा E के लिए तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है, जो कि hc/λ से निकाली जा सकती है। तो यहां से लैम्ब्डा इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा E hc/डेल्टा E के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। h का मान कितना होता है 6.6 गुणा 10 की घात -34, c का मान होता है 3 गुणा 10 की घात 8, और अपोन में आपका डेल्टा E का मान आ जाएगा 1.633 गुणा 10 की घात -18, 10 की घात -34, 10 की घात 8, 10 की घात -18, 18 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, 18 और 8 हो जाएंगे 26 और 8 34, यानी 10 की घात -8 तो ये बच गया। और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, भाग करेंगे, तो ये आ जाएगा 1.217 गुणा 10 की घात -7 मीटर, जिसको अगर हम 10 की घात -10 के रूप में लिखें, माइनस साथ यहाँ पे 10 की घात -3 और इसमें जोड़ें, यानी 1000 से गुणा करें, 1000 से भाग करें, तो ये हो जाएगा 1217 एंगस्ट्रोम के बराबर डायरेक्ट लिखा जा सकता है। 10 की घात -10 को हमने एंगस्ट्रोम लिख दिया। अब जो ये तरंगदैर्घ्य है ऊर्जा का, इसका मान, तरंगदैर्घ्य का इस ऊर्जा का मान, ये पराबैंगनी भाग के अंतर्गत आती है। सूर्य के प्रकाश के 3 भाग होते हैं, अल्ट्रा वायलेट होता है, विजिबल होता है, इंफ्रा रेड होता है। आप केवल विजिबल यानी दृश्य प्रकाश को याद कर लेना, ये लगभग 3800 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आती है। इससे कम अगर तरंगदैर्घ्य होगी तो अल्ट्रावायलेट, इससे ज्यादा इंफ्रा रेड में होगी। तो आप इनको याद कर लेना। तो ये 3800 से कम है, तो इसलिए ये अल्ट्रा वायलेट में आएगी।
अब यहाँ पर एक बात आपको याद दिला दूं कि हमने जो श्रेणियां बताई थी वो 4-5 प्रकार की आपको श्रेणियां बताई थी, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड। ये 5 श्रेणियां आपको बताई थी, जिसमें लाइमन श्रेणी अल्ट्रावायलेट रीजन यानी पराबैंगनी भाग में ही प्रदर्शित होती है, और पराबैंगनी भाग में यानी लाइमन श्रेणी में इलेक्ट्रॉन सदैव पहली कक्षा में आता है, बामर में इलेक्ट्रॉन सदैव दूसरी कक्षा में, और आपके पाश्चन में तीसरी, चौथी, पांचवी। इस प्रकार से हमने थ्योरी में आपको ये श्रेणियां हाइड्रोजन सदृश परमाणु के रूप में बताई थी। तो यहां पर हमें N1 का तो पता चल गया। अब हम इसको लेकर चलते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए। हाइड्रोजन परमाणु के लिए N1 का मान आपका 1 है, N2 का मान आपको ज्ञात करना है। फिर से आपको लैम्डा निकालना होगा। अब यहां पर एक बात देखिए, इसी लैम्डा के लिए क्वेश्चन में कहा है, इसी लैम्डा के लिए यानी लैम्डा हमारी हो गई 1217 एंगस्ट्रॉम के बराबर। अब आपको N2 का मान यहां से निकालना है, तो एक फॉर्मूला आपको बताया था 1/लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर 1 हो जाता है और आर का मान होता है 1.09 गुना 10⁻7 के बराबर, और इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। जबकि लैम्डा का मान यहाँ पे 1217 है, इसको आप लोग 1 जो आपका पहला मान आया था ये 1.217 गुना 10⁻7 इसको ले सकते हैं 1.217 गुना 10⁻7, क्योंकि ये वैल्यू हमारी मीटर में है। अब जैसे ही हम यहाँ पर इसको गुणा भाग करेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको गुणा भाग करके दिखा रहा हूं, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/N2 स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए ये डिवाइड में ऊपर है, गुणा में है, तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, 10⁻7 से 7 कैंसिल, तो 1/1.217 गुना 1.09। अब यहाँ पर 1/N2 स्क्वायर बराबर, ये इधर आगे घट जाएगा, 1 माइनस 1/1.217 गुना 1.09। यहाँ गुणा भाग देखिए आप लोग खुद कर लेना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूँ। N2 इक्वल टू जो आपकी आ जाएगी वो लगभग 1.9951 के करीब आएगी, जिसको कि हम लगभग 2 लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए यही संक्रमण N1 बराबर 1 तथा N2 बराबर 2 के बीच होगा, यानी इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आ सकता है और इससे लाइमन श्रेणी प्राप्त होगी। एक तरीका तो आपको ये बताया गया है जिसके द्वारा हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब इसका दूसरा तरीका भी देख लीजिए। इसी क्वेश्चन के दूसरे तरीके के लिए अगर हम यहाँ पर सेकंड विधि लेकर चलें, तो सेकंड विधि में क्वेश्चन में कहा गया है कि 1/लैम्डा फॉर्मूला जो हमारा होता है आर जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर में, इसमें कहा गया है कि जो हीलियम का संक्रमण है वो n बराबर 2 और n बराबर 4 के बीच होता है। तो इसी तरंगदैर्ध्य के लिए ये हाइड्रोजन का संक्रमण कहां से कहां होगा ये आपको ज्ञात करना है, इसको देखना है। तो यहां पर देख लेंगे 1/लैम्डा वाला, दोनों के लिए 1/लैम्डा का मान समान होगा, तो r का मान यहाँ r ही रख लीजिए, हमें r की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो अभी आपको बताया ही था कि ये 1.09 गुना 10⁻7 के बराबर होता है, अभी पहली विधि में बताया है। तो R हीलियम के लिए रख देंगे, Z का मान आपका 2, हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1, तो 2 दूनी 4, ये 4 इंटू 1/, यहाँ N1 की जगह क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए R इंटू 1, क्योंकि Z का मान 1 है, इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो देखना यहाँ R से तो R कैंसिल ही कर लीजिए, ये 4 सेम टू सेम इंटू 1/2 दूनी 4 माइनस 1/16 इक्वल टू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब यहाँ लघुत्तम ले लीजिए 16, 4 माइनस 1 गुणा 4, ये बाहरी 4 सेम टू सेम इक्वल टू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। 4 चौक 16, 4 में से 1 गया, ये हो गया 3/4 इक्वल टू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब इस समीकरण में हम अपनी तरफ से रखकर देखेंगे कि लाइमन श्रेणी के लिए, लाइमन श्रेणी के लिए पहले लाइमन के लिए रख लेंगे, N1 बराबर लाइमन होता है सदैव 1, तो यहाँ N2 का मान बदल के रख लेंगे, N2 बराबर 2, N2 बराबर 3, N2 बराबर 4, बस
इतने तक ही रख लेना, कहीं ना कहीं आंसर आपको मिल जाएगा। वैसे आपको मैं बता दूं कि ये n1 n2 अगर 1 और 2 है तभी ये 3/4 आएगा, क्योंकि 1 रखा, 1 एकम 1 तो 1/1 1 माइनस 1/4 तो 1 माइनस 1/4 4 कम 4 माइनस 1 कितना हो गया 3/4। तो ये n1 बराबर 1 n2 बराबर 2 रखेंगे इस फॉर्मूले में तभी आपका 3/4 आएगा, अदरवाइज ये आएगा ही नहीं। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को या अन्य क्वेश्चन कोई आता है तो उसको सोल्व करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको यहाँ पर लगभग 33 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अब हम इसको आपके सामने बाकी के बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा दें। आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।